हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका शीर्षक है भारतीय संविधान। इससे पूर्व भी इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या कार्यप्रणाली होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कुछ राष्ट्रवादी इस बात पर काफी विचार किया था कि एक स्वतंत्र भारत के लिए अलग अलग जो नियम निर्धारित हैं उनका समावेश हो और एक समानता का दृष्टिकोण लाने के लिए समान नियमों का पालन किया जाए। इसी क्रम में भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन और उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग, एक संविधान सभा का गठन किया गया और किस प्रकार से इस गठन के बाद संविधान लागू बनकर तैयार हुआ। उस संविधान में जो लक्षण देखने को मिलते हैं उनमें से प्रमुख हैं सर्वप्रथम संघवाद। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का मतलब होता है जहाँ पर एक सरकार से और ज़्यादा एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी, क्योंकि सरकारों का विभाजन है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विभाजित किया गया है। और तीसरा स्तर है जो वो है पंचायती राज व्यवस्था। तो इस प्रकार से तीन स्तर आपको देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा पंचायती राज्य व्यवस्था। इससे पूर्व भी हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और भारत में कई सारे संविधानों की उपस्थित का सीधा मतलब यह है कि शासन में एक सी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें चाहे वो केंद्र सरकार स्तर पर हो या राज्य स्तर पर अथवा पंचायती राज व्यवस्था, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे और एक ही नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं बल्कि उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार अपने मनमाने ढंग से अपने हिसाब से नियमों को बनाए उनका पालन करे, बल्कि उन्हें भी उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा लक्षण आता है संसदीय शासन पद्धति। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के सभी स्तरों यानी जो तीन स्तर बताए गए उन स्तरों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष रूप से खुद करते हैं। इसमें आपको इससे पूर्व कक्षा में भी इसके बारे में बताया जा चुका है, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। सभी जानते हैं कि वयस्क मताधिकार जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो या 18 वर्ष हो अथवा उससे अधिक हो, वही वयस्क मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार उसे ही प्राप्त होता है। इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति वर्ग और पुरुष या स्त्री लिंग के आधार पर जो फर्क था ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। इसीलिए सभी को अधिकार प्राप्त है जो जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष की हो। दूसरा, लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधियों का जो जनता के प्रति जवाबदेह होता है वो उनकी कार्यपालन के आधार पर होता है। यानी इस शासन जो संसदीय शासन पद्धति होती है उसी के आधार पर उन्हें सारे कार्य करने पड़ते हैं। इसी के बाद अगला लक्षण होता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में शक्तियों का बंटवारा
उनके पद के आधार पर उनको दिया गया है। इसीलिए संविधान के अनुसार सरकार को 3 अंगों में विभाजित किया गया है, यानी सरकार के 3 अंग हैं। सर्वप्रथम विधायिका, शक्तियों का बंटवारा हुआ है, 3 हुआ है। फर्स्ट है विधायिका, और सेकंड है कार्यपालिका, थर्ड है न्यायपालिका। इस प्रकार से सरकार को 3 अंगों में वर्गीकृत किया गया है, यानी शक्तियों का बंटवारा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका होती है, इसमें वे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं जो कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। यानी जो विधायिका उसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और कार्यपालिका क्या ऊपर होता है, जो ऐसे लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, ये कार्यपालिका का कार्य होता है। न्यायपालिका न्याय की व्यवस्था, न्यायपालिका के द्वारा न्याय की व्यवस्था की जाती है, और जिसके बारे में से पूर्व आप पढ़ सकते हैं। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। यहाँ पर बंटवारा किया गया, लेकिन इनकी शक्तियां तीनों की अलग अलग होगी, अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके बाद आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का भी वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकारों का जो खंड है भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो सभी के लिए समानता के दृष्टिकोण लाने के लिए किए गए हैं, जिससे कि किसी भी में कोई भी भाव पैदा कर दिया जाता है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, और वो लिखित अधिकार मौलिक अधिकार के द्वारा दिया गया। इसीलिए भी कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। अधिकार, जो मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों को के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। नंबर 6 है संवैधानिक उपचार का अधिकार।
सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जहाँ पर जिसके अंतर्गत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, जिसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। देश के किसी भी भाषा में आने जाने या रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करना अधिकार शामिल है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र है। अगला आता है शोषण के विरुद्ध। अगला थर्ड नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत संविधान में मानव व्यापार, जबरिया श्रम या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के को किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया सकता, उसके लिए मजदूरी रखना है उनके लिए होगा। लेकिन शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब होता है कि जिन लोगों पर को जबरदस्ती कोई भी कार्य कराया जाता है, जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के लिए उनको लिए मजदूरी कराना अपराध है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और भारतीय संविधान के अनुसार के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अगला आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक से यहाँ मतलब है कि संविधान में ये कहा गया धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अगला अंतिम आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इस अधिकार का सहारा लेकर वह आंदोलन में जा सकता है। इस प्रकार से ये मौलिक अधिकारों का होता है। इसमें भारतीय संविधान में कुछ धर्मनिरपेक्षता राज्य में होता है, जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में मैं अगले अध्याय में लोग अध्ययन करेंगे। अगला आता है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, जिनमें 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र और ये कविताएँ लिखी जाती हैं। इनमें चर्चा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हमें किस तरह राष्ट्रीय गीत का सम्मान, राष्ट्रीय गान का सम्मान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके साथ साथ एक नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का भी वर्णन किया गया है। वो भी निर्धारित किए गए हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो खंड नीति के द्वारा दिए गए हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और सुधार लाया जा सके। ये इसमें अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए किया गया। तो वे चाहते थे स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीति बनाने के समय इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में थे, इसलिए उनका प्रयोग किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण 5 शब्द हैं, इन दोनों का भी प्रयोग करना आवश्यक है। आज हमारा ये भारतीय संविधान जो चैप्टर था ये यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक हम लोग अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।